नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम हैं रामतलाई आश्रम में और दोस्तों हम ऐसी शख्सियत के आज पास हैं जिस शख्सियत का नाम यहाँ किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हरि प्रकाश शर्मा दोस्तों भाजपा का एक बहुत शानदार चेहरा भी है और वर्तमान में पार्षद भी है और एक ऐसा सुलझा हुआ एक इंसान दोस्तों हरि प्रकाश जी शर्मा के भीतर निवास करता है, जो सदैव बादरा के हितों में और दोस्तों एक स्वच्छ राजनीति के प्रति एक जागरूक इंसान है और उसके प्रति प्रयासरत रेगुलर रहते हैं। और दोस्तों हम आपसे मिलाते हैं और हरि प्रकाश जी से आज कुछ मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो इसी के साथ हरि प्रकाश जी हमारे साथ है। हरि प्रकाश जी, साफ संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। मैंने बड़ा इंतज़ार किया आपका, लेकिन मुझे विश्वास था कि कभी न कभी आप ज़रूर मुझे अपनी गिरफ्त में लोगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हरि प्रकाश जी। आप कस्बे की एक ऐसी शख्सियत है जिनसे रूबरू होना तो मुझे लगता है कि हर मीडिया कर्मी की भी एक तमन्ना रही होगी। और आज मैं आपसे जानना चाहूँगा हरि प्रकाश जी, कुछ ऐसे विषयों पर मैं बात आपसे करना चाहूँगा कि नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए हैं अभी, और एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप इस हार को लेते हैं। एक प्रकार से हार ही कहूँगा मैं भाजपा की, और इसके ऊपर आप दो शब्द अपने बोलिए। अनिल जी, हार और जीत यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसके पास पर्याप्त संख्या में आंकड़ा होता है वह जीत जाता है, और नहीं होता वह कहीं न कहीं पिछड़ जाता है। जी। इसमें मैं तो बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। संघर्ष करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं मजबूती के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं चिंतन और मंथन भारतीय जनता पार्टी को करना होगा कि आखिर हर बार ऐसा क्या हो जाता है कि हम लोग उस आंकड़े तक नहीं पहुंच सकते जो आंकड़ा हमें सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा तक पहुंचाता है। जी। अब चूँकि दोबारा संघर्ष की स्थिति में है, संघर्ष करेंगे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, मजबूती के साथ जनता के हितों को नगर पालिका पटल पर उठाएंगे। मैं आपको रोकना चाहूँगा, प्रयास कहाँ कम रह गए थे? अनिल जी, जब व्यक्ति प्रयास करता है तो वह कमी नहीं छोड़ता है, लेकिन कहीं न कहीं प्रलोभनों का दौर हावी रहा। कहीं न कहीं सत्ता पक्ष जी और राजपक्ष जी के कारण लोगों का झुकाव उधर ज़्यादा रहा। जी। इसी कारण हम पर्याप्त संख्या में होते हुए भी और वहाँ तक नहीं पहुँच सके जहाँ तक हमें पहुँचना था। तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा हरि प्रकाश जी, जिस प्रकार से बादरा कस्बे के चुनाव होते हैं और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात ही मैं कहूँगा कि पूरे राजस्थान में एक प्रकार से बादरा की वो चर्चाएं हो रही है और उस विषय पर चर्चा हो रही है जैसी राजनीति में किसी भी कस्बे की नहीं होनी चाहिए, कि यहाँ धनबल से ही जो है चेयरमैन बना जाता है। तो पालिका में ये कितनी स्वस्थ परंपरा के खिलाफ ये चीज़ आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ और इस बात से व्यथित और पीड़ित भी हूँ कि जिस प्रकार के चुनाव नगर पालिका में हो रहे हैं, जिस प्रकार के प्रलोभनों का दौर चलता है, सार्वजनिक रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार राज के भय, प्रलोभन और धनबल, उसमें योग्यता कहीं न कहीं छिप जाती है। जिसके पास धनबल अधिक है वह अपना राज कायम कर जाता है। तो यह बड़ी भारी विडंबना की स्थिति है और इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि भादरा का हर व्यक्ति शर्मिंदा है इस प्रकार के चुनाव। क्योंकि जब धनबल हावी होता है तो कोई किसी के ज़मीर पर उंगली उठा देता है, कोई किसी के ज़मीर पर उंगली उठा देता है। पार्षद जनप्रतिनिधि हैं, जनता उन्हें चुनती है, वार्ड उन्हें अपना सर्वस्व सौंपता है, लेकिन उनके लिए बकरे, मींढे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे लगता है जैसे मंडियों में खरीद फरोख्त हो रही हो। तो ये वास्तव में दुर्भाग्य की स्थिति है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। चलो मान ली
इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ है भादरा में, तो सोशल मीडिया में तो फिर ये चर्चा जो है वो उनको गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लोगों की पीड़ा है जो सोशल मीडिया पर उभर कर सामने आ रही है। क्या इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जनप्रतिनिधि के स्वाभिमान के साथ जनता का स्वाभिमान जुड़ा हुआ होता है, और इस प्रकार की कोई बात आती है तो निश्चित रूप से उसकी चर्चाएं होना स्वाभाविक है। पिछले 10-15 सालों में जिस प्रकार नगर पालिका चुनाव ने एक इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड लिया है वह गलत है। और कुछ लोग जो यह सोचते हैं कि धनबल के सहारे सब कुछ हल हो सकता है, उनको मैं खुली चुनौती देता हूं कि जब जनता अपने स्वाभिमान के साथ मैदान में आएगी तो आपका धनबल एक तरफ धरा रह जाएगा, जनता का विश्वास जीतेगा, जनता का स्वाभिमान जीतेगा। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं हो सका है, यह दुख का विषय है। आपकी इस बात से मुझे याद आया कि 2 दिन पहले एक घटना हुई है, पार्षद के मकान पर हमला किया गया है, घर पे हमला किया गया है। और हरिप्रकाश जी, आपको शायद संभवतः इसकी सूचना मिल गई होगी। इसके पीछे जो रीज़न थे वो वही रीज़न है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या जनता अब स्वस्थ परंपरा को चाहती है और इसके प्रति जागरूक हो रही है? और ऐसे जो पार्षद थे तो क्या उनसे अब पीछा छुड़ाने की जनता की मंशा उजागर हो रही है? सर्वप्रथम तो अनिल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्षदों के मकानों पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। आप उनको ओरमा दीजिए, विचार विमर्श कीजिए, उनके साथ चर्चा कीजिए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए। यह तो एक तरीका ठीक हो सकता है, लेकिन हिंसा का रास्ता किसी भी रूप में ठीक नहीं है। कतई अच्छा नहीं कह सकते। कतई अच्छा नहीं कह सकते। जनता निश्चित रूप से अब ये चाहने लगी है कि हमारा जनप्रतिनिधि स्वस्थ स्वच्छ परंपरा का पालन करते हुए जनहित के कार्यों में लगे और जनता और वार्ड के स्वाभिमान को कायम रखे। हरिप्रकाश जी, एक सवाल और मेरा है आपसे। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा और आप व्यथित भी, आपने अभी इस बारे में बताया भी था, इतने पार्षदों ने एक प्रकार से अपना ज़मीर बेचा है, तो क्या कहीं आपके मन में ये टीस नहीं हुई या एक इच्छा भीतर से आपके मन में पलवित नहीं हुई कि हम भी अपना जो है वो भविष्य सुधार लें? अनिल जी, मेरी माँ अब नहीं है और मेरी माँ हरियाणवी बोलती थी। जब मैंने 2015 में पहली बार चुनाव लड़ा तो प्रलोभनों का बहुत दौर चला था। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा तने बिकड़ों को नहीं, मेरो दूध ना लजा दिए। ये बात मेरी माँ ने मुझे कही थी और वो शब्द आज भी मुझे याद हैं। मैं अभाव में जीने वाला व्यक्ति हूँ, अभाव में भी आनंद को खोजता हूँ। मैं संघर्ष करता हूँ और संघर्ष करने वाला प्राणी हूँ। लेकिन जो कुछ भ्रामक प्रचार बाज़ार में चल रहा है कि ये भी हो गया और वो भी हो गया, तो मैं मेरे उन तथाकथित विरोधियों को खुला चैलेंज देता हूँ कि वो या तो किसी के बारे में बात करें नहीं, बात करें तो प्रमाण सहित आए। हरिप्रकाश वह व्यक्ति है जो नगरपालिका पटल पर इस्तीफा दे करके और दोबारा स्वतः स्फूर्त जनादेश लेने के लिए तैयार है। ऐसी कोई टकसाल दुनिया में नहीं बनी जो मुझे खरीद सके। मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मेरी विचारधारा, श्वासधारा भारतीय जनता पार्टी है। विधानसभा में संजीव बेनीवाल मेरे नेता हैं और मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में मांगीलाल जी को चेयरमैन देखना चाहता हूँ। लेकिन एक षड्यंत्र चल रहा है, हमारे विरोधियों ने एक षड्यंत्र फैलाया है, उसमें कुछ आसपास के लोग भी शामिल हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अविश्वास पैदा हो। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे, हम सब एकजुट हैं। आपकी बात से एक सवाल मेरे दिमाग में उभर कर आया है। आपने पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल का नाम लिया। आप कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है भाजपा के। लेकिन मैंने एक चीज़ सुनी थी, मेरे पास एक चीज़ आई थी कि संजीव बेनीवाल भी इस परंपरा के खिलाफ थे और उन्होंने एक मीटिंग में रोका भी था कि हमें धनबल का कतई उपयोग नहीं करना है। क्या इस बात में कहीं सच्चाई है? देखिए, संजीव बेनीवाल जी हमेशा धनबल के खिलाफ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की चर्चा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने कोई विशेष धनबल का प्रयोग किया नहीं, अब कोई अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हुआ होगा तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहने वाला इंसान हूँ। क्यों सभी को प्रसाद मिला है बोल के आपको ये प्रसाद नहीं मिला? हम उस चीज़ को प्रसाद का ही रूप दे रहे हैं क्योंकि हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। आपको नहीं मिला? कोई साबित तो करे। कभी कुछ ना तो मिला, ना मैं लेने वाला प्राणी हूँ।
मैं बिल्कुल भी वोट बेचने वाला नहीं हूँ। जनता ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया और हाथीपुरा बास मेरे लिए मन मंदिर सब कुछ है। भादरा मेरी जन्मभूमि, मातृभूमि, कर्मभूमि है और मैं उसके साथ दगा नहीं कर सकता हूँ। और मैं वार्ड वासियों को विश्वास दिलाता हूँ और भादरा को भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जब तक सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में रहूँगा, लेस मात्र भी कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा। मेरे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस सवाल को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि कस्बे की चर्चा के विपरीत आपने एक बात कह दी। हरिप्रकाश जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 40 वार्डों का ये कस्बा है और हर वार्ड में ही नहीं, पूरे देहात क्षेत्र में ये चर्चाएं हैं कि लगभग पार्षद बिकी है। हालांकि हमारे चैनल पर हमने बहुत से पार्षदों को ऐसी भादरा की शान भी बताया है। उन पार्षदों को हमें पता भी है, हमारे पास रिपोर्ट भी है सूत्रों से, और इसीलिए मैं आपसे ये बात भी कर रहा हूँ। चर्चा के विपरीत मैं इसलिए कह रहा हूँ, कस्बे की चर्चा के विपरीत, क्योंकि आज जो पार्षदों के घर पर हमले हो रहे हैं या मन मुटाव की स्थितियां चल रही है, सोशल मीडिया पे तरह तरह के कमेंट चल रहे हैं, आप उनके सबके विपरीत एक दावा ठोक रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जनता को ये विश्वास दिलाए कि वास्तव में आप पाक साफ है। जिस प्रकार की आपके लिए लोगों ने पिछले चुनाव में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई थी और ईमानदारी की एक मिसाल हरिप्रकाश शर्मा को बताया था। और मैं आपको तो बधाई दूंगा कि इस बार जब आपकी जीत थी तो वो हनुमानगढ़ जिले में तीसरी सबसे बड़ी जीत थी। और मैं मेरे साफ संदेश के दर्शकों को भी बता दूं कि भादरा का हाथीपुरा बास का वार्ड नंबर 7 वह वार्ड है दोस्तों जिसमें सबसे कम मिनिमम खर्चा देख तो दोस्तों, हर वार्ड में पालिका चुनाव में क्या हर चुनाव में होती है, लेकिन सबसे मिनिमम खर्चे में हरिप्रकाश शर्मा ने ये वार्ड जीता है। तो आपको इन सभी चीज़ों के लिए पहले तो शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद साहब। और हरिप्रकाश जी, मैंने जो ये चीज़ बताई आपको, मैं ये सवाल छोड़ नहीं सकता क्योंकि कस्बे में चर्चा के विपरीत आपने एक दावा ठोक दिया है, हमने पैसे नहीं लिए। तो क्या इसका आप जनता को, हमारे साफ संदेश के दर्शकों को विश्वास दिलाएंगे कि इस बात में दम है? बिल्कुल, साँच को कभी आँच नहीं होती। सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। दुनिया में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों को प्रताड़ित किया गया, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। और मैं पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से, मैं तो मेरी गारंटी ले सकता हूँ, दूसरों की गारंटी लेना आज के टाइम में के लिए कठिन काम है। और जब सार्वजनिक रूप से बैठे हैं, सारी जनता देखेगी, तो उसमें सच्चाई के साथ कहना चाहिए, मैं मेरी गारंटी ले सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैं पुनः कहता हूँ कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मेरे पर एक भी आरोप का कोई प्रमाण दे दे, मैं उसी टाइम आपको कॉल करके बुलाऊंगा और अधिशासी अधिकारी की टेबल पर मेरा इस्तीफा रख दूंगा। ये मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ। क्योंकि हरिप्रकाश जी, पिछली बार भी हमने ये चीज़ें सुनी तो आपकी बात पर विश्वास करने को भी जी चाहता है। और जैसी आपकी शख्सियत है और जैसे आप सीधे साधे, और दोस्तों मैं आपको बताऊं, साधारण परिवार से विलोम करते हैं हरिप्रकाश जी शर्मा। लेकिन मैं एक सवाल फिर उनसे, उनकी भावनाओं को कुरेदना नहीं चाहता, उनको किसी प्रकार की टीस या ठेस नहीं लगाना चाहता, लेकिन फिर एक सवाल पूछूंगा, क्या कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग नहीं होती कि हम भी अपना भविष्य सुधारें? ये सवाल हमने पहले भी किया था, फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको ऐसी फील नहीं होती जिस प्रकार के संसाधनों के अभाव में हरिप्रकाश जी आप एक प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, क्या ऐसी फीलिंगें नहीं आती? हर पार्षदों की, हमने बहुत से पार्षदों की देखी है। जब बच्चों को अभाव में जीता हुआ देखते हैं, जब पत्नी को बिना गहनों के देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो होता है कि यार किस टाइप की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मेरे घरवाले मुझे हमेशा कहते हैं कि आपको ईमानदारी से काम करना है, ऊपर ईश्वर देख रहा है। हालांकि मेरे विरोधी भी हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे विरोधी भी हैं जो हमेशा कुछ न कुछ मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने नए सिरे से षड्यंत्र बुना है, लेकिन जनता सब सच जानती है। मेरा पूरा परिवार, मेरे बड़े भाई साहब, सबका ये मत है कि तुझे ईमानदारी से चलना है, ईमानदारी से रहना है। और अगर ईमानदारी का परिणाम और इनाम अभाव है तो इस अभाव को सहते रहेंगे। कुछ एक पोस्ट आपके विरुद्ध भी सोशल मीडिया पर आई थी, संभवतः अब वो आपके विरोधी खेमे के होंगे या आपसे असंतुष्ट होंगे। किसी ने, हर आदमी को, हर व्यक्ति को, कोई भी नेता जो है, व्यक्ति जो है, संतुष्ट दोस्तों नहीं कर पाता है। तो इसके ऊपर हरिप्रकाश जी क्या कहेंगे? मैं वैसे तो पीड़ा तो पहुंची होगी।
कई बार कुछ बातें अनिल जी ऐसी हो जाती हैं जो अंदर तक घाव कर देती हैं, और मैं कभी किसी को विरोधी नहीं मानता। मुझे किसी ने वोट दिया हो ना दिया हो, और जो मेरे सामने आकर और मुझे मेरी गलती ना होते हुए भी डांटता है, तो वो बात भी मैं एकदम गले के नीचे से उतार लेता हूँ। ये मेरा स्वभाव है। लेकिन वो लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में मेरी मेहनत के समक्ष कहीं भी 1% में मेरी बराबरी नहीं कर सकते, वो लोग इस प्रकार की ओछी, कुंठित और घटिया हरकतें करते हैं। और लॉकडाउन के बाद से मेरे खिलाफ इतनी घटिया हरकतें की गई जिसका कोई अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। मेरे को कभी तो आपको चुनाव में खड़ा नहीं होना है, ये किया गया। कई बार मेरे खिलाफ अलग से वार्ड वालों को बुला करके नए नए षड्यंत्र, ड्रामे, पाखंड रचे गए। लेकिन जब परिणाम आया तो जनता ने दिखा दिया, क्योंकि मैं अनिल जी मेहनत करने वाला इंसान हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, सफाई कर्मचारियों के साथ जाता हूँ, स्वयं रात को मैं चक्कर मारता हूँ, कौन से खंबे की क्या लाइट ख़राब है, क्या है, तो सारी स्थितियाँ मैं देखता हूँ। वार्ड मेरा भगवान है, और जिस प्रकार भगवान की आराधना पूजा की जाती है उसी प्रकार मैं वार्ड की करता हूँ। विरोधियों को मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाला सब देख रहा है, सच्चाई का साथ दीजिए, सच को स्वीकार तो कीजिए। और जो चीज़ें हैं, जो चुनाव हो गए चली गई, और चुनाव में दोबारा सामने आए ना, वो चैलेंज करें। मैं अभी इस्तीफा देकर के दोबारा चुनाव में सामने आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पुनः आपको कहता हूँ अनिल जी, सांच को कोई आँच नहीं होती। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात अभी कही है, और इसका जीता जागता परिणाम तो हरिप्रकाश जी यही है कि आप दूसरी बार इस वार्ड से जीते हैं, और इस बार तो इतने भारी अंतर से जीते कि बादरा की सबसे बड़ी जीत बल्कि हनुमानगढ़ जिले की तीसरी सबसे बड़ी जीत थी। तो इसमें तो कतई कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कस्बे की समस्याओं के प्रति जागरूक भी हैं, और ऐसा चिंतन करने वाले भी हैं कि किस प्रकार ये त्रुटियां, ये समाज की कुरीतियां और ये चीज़ें दूर हो। तो इस लेवल के इंसान आप हैं। तो मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आया है, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो धनबल की प्रक्रियाएं बादरा कस्बे में चल पड़ी है और पूरे राजस्थान में एक बदनामी का ठीकरा बादरा को दे रही है, ये परंपराएं स्वस्थ नहीं होनी चाहिए, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और अगर ख़त्म होनी चाहिए तो ये किस प्रकार से ख़त्म हो सकती है? जिस प्रकार चुनाव में भी चर्चा चलती है कि वोटरों को हमने खरीदा है, ये वोटर बिक गया, वो वोटर बिक गया, तो एक तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता अब जागरूक हो रही है, जिसके परिणाम भी आ रहे हैं। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और अब ज़्यादा दिन ये धनबल का चलेगा नहीं। अब जो लोग हैं, शहर के प्रबुद्ध लोग हैं, वह ये मानने लगे हैं कि उस व्यक्ति का बहिष्कार कर दीजिए जो बिकता है, जो किसी प्रलोभन में आ जाता है। लेकिन आज की जो स्थितियां देखते हैं, जिसमें सब कुछ पैसा ही भगवान हो गया, उसमें यह थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि चुनाव आयोग और प्रशासन भी गंभीरता से इस बारे में सोचे, कार्रवाइयाँ करे जब चुनाव हो, और जो व्यक्ति जिसमें योग्यता नहीं है, जो लोगों के बीच नहीं रहता, केवल चुनाव में पैसे के दम पर आ जाता है, उसका एकदम बहिष्कार कीजिए, तभी यह परंपरा रुक सकती है। क्या आप ये मान सकते हैं कि जिस कदर बादरा का चुनाव पूरे राजस्थान में एक प्रकार से सबसे ज़्यादा धनबल का इस्तेमाल होने वाला है बोल के चर्चा में था, और कोई एजेंसियां या प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन इसके प्रति संजीदा नहीं थे और किसी प्रकार की तैयारियां नहीं थी ऐसे लोगों की धरपकड़ करने के लिए? क्या ऐसा आपका दिल चाहता है, ऐसा विश्वास करने के लिए हो सकता है? संभव है? मुझे तो नहीं लगता। इसमें कहीं ना कहीं मिली भक्त की या कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। प्रशासन राजनीतिक दबाव में हमेशा रहता ही है, और बादरा के चुनाव में तो जो चीज़ खुलेआम चर्चाएं जिस प्रकार की चल रही थी, प्रशासन अगर 1% भी सक्रिय हो जाता तो कुछ ऐसे मामलों का भंडाफोड़ हो जाता, और उसके बाद में उन लोगों को वो चीज़ बंद करनी पड़ती। ये मैं दावा करता हूँ। हरिप्रकाश जी, एक मुश्किल हमने देखी इस बार, वो ये देखी, हालांकि सोशल मीडिया का समय है और पल पल की घटनाएं और एक एक चीज़ इधर उधर से छुपी हुई नहीं थी, लेकिन उससे कहीं एडवांस ये चीज़ें जो गुप्त रखने में कामयाब रहे लोग, वो कहीं सोशल मीडिया से भी आगे दिखाई दिए। और ऐसी चीज़ें कहाँ किस प्रकार से इनकी डीलिंग हो रही है, किस प्रकार से इनकी बातें हो रही है, वो सारी चीज़ें कैसे जो छुपी है वो रह गई। ये चीज़ें देखे तो सोशल मीडिया से भी कहीं एडवांस सिस्टम हमें नज़र आ रहा है।
साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी चुनाव को 2 दिन ही हुए हैं, आप 2-3 दिन और रुकिए, उभर कर आएगी ये चीज़। सारी बातें उभर करके आ जाएंगी एकदम से। जिस प्रकार पानी ऊपर आ जाता है और सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है, उसी प्रकार सारी बातें एकदम साफ हो जाएंगी, क्लियर कट, और सबको पता चल जाएगा। पिछली बार भी पता चल गया था, उससे पहले भी पता चल गया था, तो ये बातें कभी छुपी हुई नहीं रहती। तो क्या हर डीलिंग के कोई ना कोई राजदार होंगे जो किसी ना किसी कारणवश नाराज होंगे और उस चीज़ों को उजागर करेंगे, आप मानते हैं? हर डीलिंग के कुछ राजदार होते हैं और वो राजदारों के पास कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं, और वो श्रेय लेने के चक्कर में और जिनको प्रलोभन दिया है उनकी सारी हिस्ट्री आउट कर देते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, और यहाँ हमने इसको ये प्रलोभन दिया, यहाँ ये बात की, उसके थ्रू बात हुई, तो सारी की सारी बातें एकदम से बाज़ार में आ जाती हैं। अभी आप रुकिए 3-4 दिन, लेकिन कुछ लोग जो बिना सिर पैर की बातों की जो फफूंद फैला रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। दोनों खेमों से बातें आ जाएंगी और दोनों खेमों के जिम्मेदार लोग किसी न किसी ऐसी व्यक्ति के आगे राज उजागर कर देंगे और वे व्यक्ति बाजार में सारी चीज़ों को ले आएगा। चलो, हमें भी इंतजार है ये चीज़ें अगर होती है तो। एक चीज़ के लिए हरिप्रकाश जी मेरे दिमाग में एक सवाल और आया है, वो ये आया, जिस प्रकार से मैं आपके संज्ञान में दे दूं, लगभग 4 ऐसे वार्ड या वार्ड पार्षद हैं जिनके घरों पर हमले हुए या उनके कहीं इर्द गिर्द ऐसी एक प्रकार से असामाजिक घटना ही कहूँगा मैं इसको, सामाजिक घटना नहीं कहूँगा, हम इसी किसी प्रकार के हमले की हिसाब संदेश की तरफ से हम निंदा करते हैं और घोर कड़ी निंदा भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं। लेकिन हरिप्रकाश जी, कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानते कि इसके पीछे वार्ड वासियों का एक आक्रोश फूट रहा है कि मेरे पार्षद ने हमारे साथ गद्दारी की है या हमारे वोट के अनुकूल व्यवहार नहीं किया? और क्या आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपकी जनता इस प्रकार से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैंने कभी जनता के साथ ना तो दगा किया, ना मेरे वार्ड वालों के साथ दगा किया, इसीलिए प्रतिक्रिया की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझे तो शाबाशी मिलती है, जनता मुझे शाबाशी देती है कि आपने निर्भय होकर ईमानदारी से वोट किया है। और जिस प्रकार जनता का आक्रोश उभर करके सामने आ रहा है, तो यह जनप्रतिनिधियों के लिए चिंता का विषय है कि अगर जनता जिसको चुनती है और यह कहीं न कहीं डगमगा जाता है, तो अब जनता खुल करके उनके खिलाफ आ रही है, और यही राजनीति में नए अध्याय का पदार्पण है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जनता का यह आक्रोश इस राजनीति की गंदगी को समाप्त करने में दूर करेगा और समाप्त करने में सहायक होगा। अगर सारे राजनीतिक मतभेद को बुला करके नगरपालिका चुनाव से पहले 2-3 बड़े जनप्रतिनिधि आपस में बैठ जाते और ये तय करते कि योग्य उम्मीदवारों को हम खड़ा करेंगे, धनबल पर रोक लगाएंगे, तो यह नहीं होता। लेकिन सब के सब, चाहे छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, स्वार्थ की राजनीति में डूबे हुए हैं। यह मैं कहना चाहता हूँ। सबको जीत चाहिए कि हमारा कैंडिडेट जीतना चाहिए, शाम दाम दंड भेद जीतना चाहिए। ट्रांसफ़र करवा देंगे, रिश्तेदारों को बुला देंगे, धमकियां दिलवा देंगे, आखिर ये क्या है? इसमें योग्यता कहीं न कहीं छुप जाती है। लेकिन ये भादरा चुनाव की आवश्यक बुराई बन गई है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। क्योंकि हरिप्रकाश जी, आप मीडिया क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, एक चिंतक भी है और एक लेखन कार्य से भी आपका सदैव जुड़ाव रहा है। आपकी जो लेखनी है वो लोग पढ़ते भी रहते हैं। मैं एक सवाल इससे जुड़ा हुआ आप मानूंगा, ये जो चुनाव संपन्न हुआ है इसके मायने क्या है? किन राजनीतिज्ञों को इस चुनाव का फ़ायदा मिल रहा है और कौन राजनीतिज्ञ इस चुनाव के बाद में गर्त में जाता हुआ आप देख रहे हैं? किस प्रकार के आप मायने यहाँ समझते हैं अपने हिसाब से, आप बताइए। राजनीति में हार जीत तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपने मायनों का पूछी है तो इन चुनावों का सबसे बड़ा एक सबक तो ये है कि जनता जनप्रतिनिधि से हिसाब लेने लग गई है। आप गलत करते हैं तो जनता आपके पास पहुंच जाएगी, आपसे जवाब करेगी, सवाल करेगी, आप पर आक्रोश व्यक्त करेगी। यह एक जो परंपरा इस चुनाव के सबसे बड़े मायने के रूप में उभर करके आई है। गर्त में निश्चित रूप से वह राजनेता जाते हैं जिन्होंने कहीं न कहीं जनता के साथ कोई दगा किया हो। अन्यथा संघर्ष के लिए, हार हमेशा संघर्ष के लिए रास्ता खोल देती है। मैं 1999 में राजनीति में आया था। मेरे घर में कोई राजनीति के नहीं है। मेरे पिताजी अध्यापक थे और कभी नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन ईश्वर इच्छा, और आप सबको पता है, आप मेरे बचपन के मित्र हैं,
बिना पैसों के, बिना संसाधनों के, मेहनत के बल पर मैं आया हूँ और मैंने मेहनत की है। पिछली बार तो बीजेपी ने मेरे को टिकट भी नहीं दी थी, जी जी, लेकिन हमें याद है। जनता का आशीर्वाद था और इस बार भी यही हुआ। इस बार तो मेरे खिलाफ शाम दाम दंड भेद अर्थ वर्ण धन बल राज बल शासकीय बल सब मेरे खिलाफ, लेकिन जनता ने मेरे कार्य को प्रमाणित किया और एक बहुत बड़ी जीत भी दी। हाँ, जनता की जीत दी। जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। दोनों पार्टियाँ शिविर लगाती हैं अपने पार्षदों के लिए, बाड़ेबंदी का आयोजन जी करती है। तो कहीं न कहीं उस बाड़ेबंदी में, एक बाड़ेबंदी तो एक आवश्यक है, लेकिन बाड़ेबंदी में जो प्रभावशाली लोग हैं उनको हर प्रकार से छूट मिलती है, लेकिन जो साधारण हैं उन पर हर प्रकार से रोक लगती है। तो ये तो भेदभाव हुआ। हाँ, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। ये खत्म होना चाहिए ना। हाँ, इस प्रकार के दोनों पार्टियों में होता है। ये दोनों जो भी गुट 2, 3, 4 जो भी बनेंगे चेयरमैन के दावेदार, वो करवाते हैं और यह एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अब शिविर तो इसलिए करते हैं कि ताकि पार्षदों के घर कोई प्रलोभन ना आ जाए, कोई और ना आ जाए, उनको एक जगह संवाद उनके साथ हो सके। लेकिन आजकल जो है वो इस संवाद की स्थिति को एकदम से दूसरा मोड़ दे दिया गया है कि कब्जाने की कोशिश होती है पार्षदों को। वह गलत है। कहीं न कहीं सब कुछ अंतर्मन पर छोड़ देना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। कोई पार्षद जो 1-2 बार प्रलोभन में आएंगे वो भविष्य में जीत नहीं पाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही है और मुझे लगता है कि सभी लोग इस बात का अनुसरण करेंगे। मुझे इन बातों से एक बात हरिप्रकाश जी याद आ गई। नज़दीकी कस्बा है हमारे तारनगर, और एक मेरा मित्र है वो पार्षद भी बना था पिछली बार जब चुनाव हुए थे, और उनसे मेरी बात हो रही थी फ़ोन से। तो उन्होंने एक बहुत ही ऐसी चीज़ बताई जिसके ऊपर एक प्रकार से विश्वास भी नहीं हुआ, क्योंकि हम इस परिस्थितियों में रहते हैं तो ऐसी बातों पर प्राय विश्वास करना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उन्होंने बोला कि हमें मेरे पूरे चुनाव के कैंपेन के दौरान 2700 रुपये खर्च हुए, और उसमें मैंने चाय के लिए और सारी बंदोबस्त, सारी तैयारियां भी की थी, और मैं पार्षद भी बना हूं। आपके ये सिस्टम उधर समझ में नहीं आया। तो मैंने उनको एक बात कही थी कि आप 2700 रुपये से पार्षद भी बन गए, और संभवतः हमारे यहाँ वार्ड में आप एक वोट भी ना खरीद पाओ 2700 रुपये में। ऐसी भी बहुत सी स्थितियाँ कई वार्डों में हमने देखी है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये क्या चीज़ें अच्छी है भादरा के लिए? भादरा में लोगों की धारणा गलत बन रही है आसपास का। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे प्रदेश में भादरा इस मामले में बदनाम हो रहा है। जब कोई बहुत बड़े उद्योगपति, पैसे वाले, धनबल वाले चुनाव में आएंगे तो उनके पास केवल एक ही साधन होता है, धनबल। उससे वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये मैं आपका सवाल काटना चाहूँगा एक बार बीच में। धनबल का उपयोग तो भाजपा की तरफ से हुआ है, क्या ये आप नहीं मानते? ठीक है, कम धनबल का उपयोग किया होगा, वहाँ बड़ा धनबल था और बड़ा धनबल जीता है, छोटा धनबल आ रहा है। नहीं मानेंगे इस बात को? बिल्कुल मैं मानता हूँ। बलवान पूनिया ने भी हमारे एक सवाल के जवाब में ये स्वीकार किया था कि धनबल दोनों तरफ से इस्तेमाल किया गया है। तो ये धनबल उन्होंने जब स्वीकार कर लिया तो मेरे हिसाब से आपको भी ये स्वीकार करना चाहिए, छोटा ही सही धनबल हमारी तरफ से भी था। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस परंपरा में दोनों ही दल समान रूप से दोष के बागी हैं। इसमें मुझे कहने में कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ से भी चला है और कुछ न कुछ यहाँ से भी चला है। तो फिर इन बातों को अगर स्वीकृति दोनों तरफ हो गई तो एक नेता का जो बयान था पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल का, वो एक प्रकार से बेईमानी सा लगता है कि जनबल जीतेगा धनबल हारेगा। क्योंकि एक बात हमारे सामने निकल कर आई थी कि संजीव बेनीवाल ने अपने ही खेमे में अपने ही चेयरमैन पद के प्रत्याशियों को इसके लिए रोका था कि धनबल का उपयोग नहीं करना है। तो उस मायने में हम थोड़ा सा उनको सही भी मान सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने जो कहा, क्या संजीव बेनीवाल के मन में इस प्रकार की टीस थी, पीड़ा थी, वो क्लियर निकाल नहीं पाए? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। संजीव जी ने सही कहा, लेकिन जब सामने वाला, जब हम किसी कुर्सी के लिए लड़ते हैं तो हमारा एकमात्र मकसद उस कुर्सी को प्राप्त करना होता है और किसी न किसी प्रकार हम अपने सामने वाले विरोधी को परास्त करना चाहते हैं। तो जब सामने वाला एकदम कुबेर की पेटियां खोल रहा है तो निश्चित रूप से दूसरा पक्ष करेगा क्या?
दूसरा पक्ष भी उसी रास्ते पर चलेगा। लेकिन इस तरीके से कहीं न कहीं जनमत का अपहरण होता है। जनता नहीं चाहती कि वह व्यक्ति उधर जाए, लेकिन धनबल उसको खींच कर ले आता है। तो ये जनमत का अपहरण भादरा में पिछले 15 सालों से हो रहा है। यह एक दुर्भाग्य का विषय है। सब दोषी हैं, कोई एक दोषी नहीं है। मैं कह दूं कांग्रेस दोषी नहीं है, मैं कह दूं भाजपा नहीं, कांग्रेस भी दोषी है। भारतीय जनता पार्टी का मैं महामंत्री हूं, मैं कहता हूं हमारी पार्टी भी दोषी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी दोषी है। जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं वो सारी की सारी दोषी हैं, क्योंकि वो भी कुर्सी शाम दाम दंड भेद के माध्यम से पाना चाहती हैं। बहुत बड़ी बात आप हरिप्रकाश जी कह रहे हैं, और संभवतः आपने जो बात कही है, मैं दावा करता हूं साफ संदेश के माध्यम से कि ऐसी बात अगर कांग्रेस, माकपा, बसपा सभी पार्टियों के नेता और छोटे कार्यकर्ता, बड़े पदाधिकारी कहने लगे तो दोस्तों इसमें सुधार होना कोई रोक नहीं सकता, सुधार होने से। तो हरिप्रकाश जी सारी लगभग कई विषयों को हमने छुआ और समय भी मेरे हिसाब से ज़्यादा हो रहा है। पहले तो मैं आपको निमंत्रण दूँ कि मैं जल्दी आपसे सेकेंड पारी में स्टूडियो में मिलूंगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा सौभाग्य होगा, इसके लिए मैं एडवांस में आपको निमंत्रण दे रहा हूं। और एक अंतिम सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, उसके बगैर मेरे हिसाब से हमारा ये इंटरव्यू साक्षात्कार अधूरा ही रहेगा कि सारे कस्बे की बात कर ले, सारी राजनीति की बात कर ले और समस्याओं की बात ना करें, तो कुछ कुछ अधूरा लगता है, क्योंकि जनता को समस्या के समाधान से सारोकार है। तो मैं फिलहाल जानना चाहूँगा, सीवरेज का भी काम चल रहा है और कस्बे में जो मानसून के समय में उभर कर आने वाली जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी निकासी की है। और दोनों डूम सागर है भादरा में, वो भी एक प्रकार से बड़ी त्रासदी लेकर आते हैं। तो इसके ऊपर आप अपने शब्द दो कहें और जनता को भी इसके ऊपर आप कोई मैसेज दें। सीवरेज इस प्रकार का शहर के लिए अभिशाप बन गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को बरसात आते ही बहुत बड़े नुकसान से रूबरू होना पड़ता है। क्यों, ये कंप्लीट हो जाएगी तो फायदे भी तो होंगे। जिस तरीके से ये चल रही है मुझे नहीं लगता। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो सीवरेज के अधिकारी हमें कहते थे कि फला महीने ये कंप्लीट हो जाएगा, फला साल के फला महीने कंप्लीट हो जाएगा। 70 लाख रुपए दंड भी लगाए हैं। बलवान पुनिया विधायक ने विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाया था, तो ये चीज़ भी है। बिल्कुल क्वेश्चन भी उठाया था, सारी चीज़। लेकिन सीवरेज की कंपनी जो है उसमें पता नहीं किस प्रकार की कला है, जो हमारे बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनके मुंह पर वो ताला लगा देती है। बलवान पूनिया जी आज हमारे विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। नगर पालिका की मीटिंग में हम बात हुई थी जब उन्होंने कहा कि पिछले साल की कि जून तक हम कंप्लीट करवा देंगे सीवरेज। लेकिन आज भी यह स्थिति है कि आने वाले 10 सालों में भी यह सीवरेज पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि यह सीवरेज सबसे बड़े भ्रष्टाचार का प्रमाण है। मैं दावे के साथ कहता हूं, नगर पालिका में जब सीवरेज का कोई चेक कटता है तो उसमें नगर पालिका के 2-3 स्तंभ शामिल रहते हैं, जनप्रतिनिधि शामिल रहते हैं, बड़े जनप्रतिनिधि शामिल रहते हैं। सरकारें आई हैं, चली जाएंगी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि सीवरेज वालों की इतनी औकात नहीं है कि वो भ्रष्टाचार करें। कहीं न कहीं हम उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं, इसी के लिए वो हमारी जेबें भारी करके और अपना काम इतनी इस तरीके से कर रहे हैं कि उन्होंने भादरा की छाती फाड़ के रख दी है। मैं हर मीटिंग में ये कहता हूँ कि सीवरेज भादरा के लिए अभिशाप है। सीवरेज ने सत्यानाश कर दिया है। लेवल नहीं है, ढंग के पाइप नहीं है, ढंग के इंजीनियर्स नहीं है, लोकल लड़कों को लगा रखा है, किसी को 3,000 में, किसी को 5,000 में, किसी को 7,000 में। वो लेवल कहाँ लेंगे? लेकिन इसके लिए दोषी कौन है? हम जैसे पार्षदों पर सारी बात आ जाती है। दोषी हैं नगर पालिका के अध्यक्ष, चाहे वो पिछले हों चाहे वो अगले हों, हमारे विधायक चाहे वो पिछले हों, उससे पिछले हों, चाहे वो वर्तमान के हों। अगर ये लोग सिर सामलें, सिर उठा लें और कड़ी नज़र कर लें तो सीवरेज की कंपनी की औकात थोड़ी है कि वो भादरा का सत्यानाश कर दें। लेकिन सीवरेज को इन्होंने कमाई का जरिया मान लिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि आज अगर सारे जनप्रतिनिधि ईमानदारी से सीवरेज की ओर कड़ी आँख कर लें तो 1 साल के अंदर कंप्लीट रूप से चंडीगढ़ जैसी सीवरेज भादरा में बन जाएगी। हरिप्रकाश जी, हमने तो समय समय पर ये मुद्दा उठाया भी है और आगे भी उठाएंगे, आपसे आपको विश्वास भी दिलाते हैं। लेकिन आपकी बातों से, आपके इशारों से एक चीज़ जहां मैं समझ रहा हूं, संभवतः हमारे साथ संदेश के दर्शक भी वो चीज़ समझ रहे होंगे।
2 दिन पहले मैं आपको याद दिलाऊं, परिणाम आया था ये, उस समय विधायक जी बलवान पूनिया हमारे सामने थे और हमने एक सवाल किया था कि ये सीवरेज जो अभी इसका बनते हुए बाज़ार के मेन बाज़ार तक आ जाना है, और ये जब विश्वकर्मा चौक से बनते हुए आई थी तो वहाँ से बनवाए अभी इसको 1.5 साल भी नहीं हुआ, वहाँ टूट चुकी है। हमने वीडियो भी डाला है विधायक जी। तो इस पर विधायक जी ने मेरे को कहा था कि मैं उनका पेमेंट नहीं होने दूंगा। तो मेरे ये दर्शक भी समझ रहे होंगे इस चीज़ को, क्या विधायक जी ने जो बातें कही है वो उस पर खरे उतरेंगे? जिस प्रकार से 70 लाख रुपए विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हुए सीवरेज कंपनी को लगाए थे, क्या उस प्रकार से सीवरेज कंपनी को फिर से कोई बड़ा पनिशमेंट दिया जाएगा? ये भविष्य के गर्भ में है। मैं साफ संदेश के माध्यम से हमारे यहाँ आज साक्षात्कार के लिए पधारे हरिप्रकाश जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हरिप्रकाश जी, आपने हमें खूब समय दिया और हमारे सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत आभार अनिल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से आप निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ कार्य कर रहे हैं, और एक आपको मैं पूरे नगर की ओर से बधाई देता हूं, जो आपका शाम का 7 बजे का जो बुलेटिन है वह बड़ा फेमस और प्रसिद्ध हो रहा है। जो बाहर लोग बैठे हैं, जो बाहर लोग बैठे हैं, कोई सूरत है, कोई अहमदाबाद है, कोई कहीं है, कोई सऊदी अरब है और है, सब 7 बजे का इंतज़ार करते हैं। उनको अपने गांव की, शहर की, घर की खबर मिल जाती है। तो इसके लिए मैं आपका पूरे नगर की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी, आपने हमें प्यार स्नेह दुलार वगैरह दिया है, तो ये आगे भी आपका प्यार स्नेह दुलार जो है बरकरार रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये थे हरिप्रकाश जी शर्मा। हमने उनसे अनेकों विषयों पर सवाल किए और इन्होंने भी बेबाकी के साथ हमें जवाब भी दिए हैं। वो जवाब कैसे है, उन जवाबों के पीछे की मंशा क्या है, इशारे क्या है, हरिप्रकाश जी ने कई बातें कही थी, वो इशारों को भी आपको समझना है। दोस्तों, इस वीडियो को एक बार समझ में नहीं आए तो आप बार बार देखिएगा। और दोस्तों, हमने हर नेताओं की बात की है और ईमानदारी से बात की है। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, माकपा सभी के लिए एक मैसेज है। दोस्तों, भादरा में जो त्रासदी एक प्रकार से धनबल के रूप में देखी जा रही है, उस त्रासदी को जल्द से जल्द यहाँ के नागरिकों को दूर करना होगा। इसके लिए संकल्प लेना होगा। और आज के साक्षात्कार का मैं थीम यही देता हूँ कि दोस्तों, आप भी है ना इस पर मंथन करें, विचार करें और जल्द से जल्द इस धनरूपी त्रासदी से भादरा का पीछा छुड़ाए और राजस्थान में भादरा कस्बे के ऊपर लगा ये कलंक जो है उसको धोने में ये सहायक हो। तो दोस्तों, इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।